अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम हल करेंगे तमाम तर मश्की सवालात आपके सबक नंबर 11, 14, 17, 18 और 19 के। तो चलें बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं तमाम मश्की सवालात के। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हल करेंगे तमाम तर मश्की सवालात आपके सबक नंबर 11, 14, 17, 18 और 19 के। सबसे पहले इन असबाक के उन्वान पढ़ लेते हैं। बादल का गीत, जो कि एक नज़म है। हमारा वतन, ये भी एक नज़म है। खराब है, ये भी एक नज़म है। बच्चों आगे पढ़ते हैं। खेल, इस्लामी ममालिक की तंजीम। हम इन 5 असबाक के हल करेंगे तमाम तर मश्की सवालात। तो चलें आगाज करते हैं बादल का गीत नज़म से। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज के मुज्जात लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुज्जात यानी कि उलट अल्फाज लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। फानी। फानी का मतलब होता है जो चीज खत्म हो जाने वाली, जैसे दुनिया फानी है। तो फानी का उलट क्या होगा? बाकी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? बाकी। अगला लफ्ज है गहराई। गहराई का मुज्जात होगा ऊंचाई। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, रंज। रंज कहते हैं दुख को, और रंज का मुज्जात क्या होगा? खुशी। बच्चों हमारा अगला लफ्ज है अफसोस। अफसोस का मतलब भी दुख होता है, तो उसका मुज्जात भी खुशी ही होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? खुशी। किसी बात का अफसोस होना यानी दुख होना, तो इसका मुज्जात होगा किसी बात की खुशी होना। तो चलें बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना है अपने जुमलों में। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। आंसू। हमने देखना है कि हमने जुमला क्या बनाया है। अपनी साइकिल की गुमशुदगी का सुनकर अहमद की आंख से आंसू निकल आए, यानी दुख में आंसू निकल आए कि उसकी साइकिल गुम गई है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं पर्वत। बच्चों पर्वत कहते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को। अब पढ़ते हैं जुमले को। पहाड़ी इलाकों में ऊंचे ऊंचे पर्वत आसमान को छूते नजर आते हैं, यानी इतने ऊंचे होते हैं पर्वत कि वो आसमान को छूते नजर आते हैं। अगला लफ्ज पढ़ते हैं झोंका। बच्चों झोंका कहते हैं तेज हवा को। अब पढ़ते हैं जुमला क्या बनाया है। तेज हवा का झोंका आया और सारे पत्ते उड़ा ले गया, यानी इतना तेज था कि सारे पत्ते अपने साथ उड़ा के ले गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों फानी। मैंने आपको भी बताया फानी का मतलब होता है खत्म हो जाना, ऐसी चीजें जो खत्म हो जाए। ये दुनिया फानी है, हम सब लोग फानी हैं। तो अब देखते हैं जुमला क्या बनाया हमने। हर शय फानी है, यानी हर चीज खत्म हो जाएगी। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों राज। बच्चों राज एक इमानत होती है, यानी किसी ने आपको अपने बारे में या अपनी किसी मुश्किल के बारे में कोई बात बताई हो, वो आपके पास क्या है? राज। और राज एक इमानत होती है। तो अब पढ़ते हैं जुमले को। राज एक इमानत होती है, यानी इमानत जो चीज आपके पास रखाई जाए और वो आप आगे किसी को नहीं बताते, आगे किसी से उसका जिक्र नहीं करते, वरना अमानत में खयानत होती है। तो बच्चों ये तो थे अल्फाज जिनसे बनाए हमने जुमले। अब पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर करें। बच्चों हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा। हमने वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद तहरीर करने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। लहर। एक हो तो लहर और ज्यादा होंगी तो लहरें। तो लहर एक वाहिद लफ्ज है और हम यहाँ पे लिखेंगे जमा, लहरें। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज पढ़ते हैं गहराई। एक चीज की बात करेंगे तो गहराई, और ज्यादा अगर होगी तो गहराइयां। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गहराइयां। और बच्चों गहराई एक वाहिद लफ्ज है। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं शुआ। बच्चों शुआ कहते हैं रोशनी को। अब एक होगी तो शुआ, ज्यादा होंगी तो शुआएं। तो शुआ एक वाहिद लफ्ज है और हम यहाँ पे उसका जमा तहरीर करेंगे, शुआएं। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों हवा। हवा एक झोंका आएगा आपके पास तो हवा होगा, जब बहुत ज्यादा होंगी तो हवाएं। तो बच्चों हवा वाहिद लफ्ज है और हवाएं उसकी जमा है, हवाएं। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं शाखें। अब शाखें जमा लफ्ज है तो इसका वाहिद क्या होगा? शाख। तो हम यहाँ क्या तहरीर करेंगे? शाख। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है झोंके। एक होगा तो झोंका, ज्यादा होंगे तो झोंके। तो झोंके जमा लफ्ज है और हम इसका वाहिद तहरीर करेंगे।
झोंका। ठीक हो गया। आखिरी लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, गुत्थी। किसी भी चीज को जब हम बांध देते हैं या धागों को बांध दें या किसी लकड़ियों को बांध दें तो वो गुत्थी बन जाती है। एक होगी तो गुत्थी और ज्यादा होंगी तो गुत्थियां। तो हम यहाँ पे जमा लिखेंगे, हम यहाँ पे जमा लिखेंगे, गुत्थियां। ठीक हो गया। तो बच्चों यहाँ खत्म होते हैं वाहिद जमा। चलें पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। हमें कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनको कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाना है। तो पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को, समंदर। अब समंदर की मुनासबत से कालम बे में कौन सा लफ्ज हमें नजर आता है? गहराई। समंदर में गहराई होती है ना, समंदर गहरा होता है, तो हम समंदर को गहराई से मिला देंगे। अगला लफ्ज है बच्चों लहरें। अब लहरों की मुनासबत से कौन सा लफ्ज आपको नजर आता है कालम बे में? बिल्कुल ठीक, मौजें। लहरें और मौजें। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज है सीपियां। अब सीपी में से क्या निकलता है? मोती। सीपियां को मोती से मिला देंगे बच्चों। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है चमका, और चमका की मुनासबत से कौन सा लफ्ज है हमारे पास? दमका। जैसे हम कहते हैं ना चमक दमक, तो चमका और दमका। आखिरी लफ्ज है बच्चों रंज, और रंज की मुनासबत से कौन सा लफ्ज बचता है हमारे पास? गम। रंज कहते हैं दुख को, अफसोस को। तो बच्चों इस तरह हमने कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के अल्फाज से मिला दिया है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। हमें आपकी नज़म से कुछ मिसरे दिए गए हैं, हमने मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने मिसरों को मुकम्मल करना है। तो चलें पढ़ते हैं पहले जुमले को। हमारा जुमला है मेरा घर डैश की गहराइयों में। तो अगर आपको नज़म अच्छे से याद हो तो यहाँ कौन सा लफ्ज आना था? समंदर। मेरा घर समंदर की गहराइयों में। अगला मिसरा पढ़ते हैं, उड़ाएंगी तुझको डैश हवाएं। अब मिसरे की मुनासबत से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है हमने? नशीली। उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं। अगला मिसरा पढ़ते हैं, मुझको ले उड़े डैश हवा की। अब यहाँ पे कौन सा लफ्ज मुनासिब है? शोख परियां। मुझको ले उड़े शोख परियां हवा की। बच्चों अगर आप अपनी नज़म से भी इसको देखें तो ये बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज हमने लिखे हैं। आगे पढ़ते हैं अगले मिसरे को। समंदर से उठा डैश पर छाया, यानी कि पहाड़ों पर छाया। हमें दिए गए थे कुछ मिसरे, हमने उनमें दी गई खाली जगहों को दुरुस्त और मुनासिब अल्फाज लगाकर मुकम्मल किया। तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुतरादिफ अल्फाज तहरीर करने, यानी लफ्ज मुख्तलिफ होंगे लेकिन मायनी एक होगा। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, आफत। अब बच्चों आफत का मतलब क्या होता है? मुसीबत। तो आफत का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? मुसीबत। अगला लफ्ज देखते हैं, पर्बत। पर्बत का मुतरादिफ होगा पहाड़। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों, शाख। शाख किसे कहते हैं? टहनी को। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, बिलबिलाया। बच्चों बिलबिलाना यानी बहुत दुख से रोना, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? चीखा, रोया। अगला लफ्ज है बच्चों रंज, और रंज का मुतरादिफ क्या होगा? दुख। आखिरी लफ्ज है बच्चों धरती। धरती कहते हैं वतन को या अपनी जमीन को। तो बच्चों यहाँ खत्म होते हैं आपकी पहली नज़म के तमाम तर मश्की सवालात। पढ़ते हैं अपने अगले उन्वान को। हमारे सबक का उन्वान है हमारा वतन। ये भी एक नज़म है जिसमें हमारे वतन की बहुत सारी तारीफें शायर ने बयान की हैं। आगाज करते हैं मश्की सवालात का। पहला सवाल पढ़ते हैं, दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके मुतरादिफ यानी दो मुख्तलिफ लफ्ज लेकिन मायनी एक जैसा हो वो अल्फाज तहरीर करने हैं। तो चलें पहले लफ्ज को पढ़ते हैं, आरजू। आरजू का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? ख्वाहिश, उम्मीद। तो हम यहाँ पे ख्वाहिश लिखते हैं। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है सहारा। सहारा कौन देता है? जो आपके साथ चलता है। तो हम सहारा का मुतरादिफ क्या लिखेंगे? दोस्त। अगला लफ्ज है बच्चों चमन। चमन कहते हैं बाग को। अब हम चमन के आगे मुतरादिफ लफ्ज क्या लिखेंगे? बाग। अगला लफ्ज है बच्चों बन। बन कहते हैं जंगल को। तो बन का मुतरादिफ क्या लफ्ज होगा? जंगल। ठीक हो गया। हमारा आखिरी लफ्ज है बहादुर। बहादुर उसे कहते हैं जो किसी चीज से नहीं डरता। तो हम बहादुर का मुतरादिफ लफ्ज क्या लिखेंगे? जरी। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे से मिलाएं। हमें कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है। पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज को, सोना। अब सोना एक धातु होती है, उसकी मुनासबत से आपको दूसरा कौन सा लफ्ज कालम बे में नजर आता है? बिल्कुल ठीक, चांदी। तो हम सोना को चांदी से मिला देंगे। ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, फूल। फूल कहाँ दिखाई देते हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक, बाग में, चमन में। तो हम फूल को चमन से मिला देंगे। अगला लफ्ज है सुरमई। अब सुरमई से मिलता जुलता क्या है? सुरमई एक रंग होता है, तो हम सुरमई को रंगत से मिला देंगे। ठीक हो गया, कुछ चीजों की रंगत सुरमई होती है ना। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, लहलहाते। लहलहाते क्या होते हैं? खेत। तो हम लहलहाते के लफ्ज को खेत से मिला देंगे। ठीक हो गया। हमारा आखिरी लफ्ज है जियाले। और जियाले क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो हम जियाले को बहादुर से मिला देंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं अगले सवाल को। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। हमें आपकी नज़म से कुछ मिसरे दिए गए हैं जिनको हमने मुनासिब अल्फाज लगा के मुकम्मल करना है। पढ़ते हैं पहले मिसरे को, आरज़ुओं का दिलकश डैश वतन। तो हमने मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को पुर करना है। तो हमने यहाँ पे कौन सा लफ्ज लगाया है? सहारा। आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन। अगला मिसरा पढ़ते हैं, डैश के सीने का अरमान है। अब यहाँ पे कौन सा मुनासिब लफ्ज लगेगा? मिसरे की मुनासबत से मुल्को मिल्लत। मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है। अगला मिसरा पढ़ते हैं बच्चों, सुरमई वादियां डैश चमन लहलहाते। लहलहाते का मतलब होता है जो लहरा रहे होते हैं। अगला मिसरा देखते हैं, डैश है आज सारा वतन, यानी कि रश्के फिरदौस, यानी हमारा सारा वतन बिल्कुल जन्नत की तरह लगता है। अगला मिसरा देखते हैं, जान लुटा दें जो कर दे डैश वतन। अब यहाँ पे कौन सा मुनासिब लफ्ज आएगा जो कि आपकी नज़म में भी है? जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन। तो बच्चों, इस तरह मुकम्मल किए हमने दिए गए मिसरे जिनको हमने मुनासिब अल्फाज लगा के खाली जगहों को पुर किया। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल है, जमा के वाहिद और वाहिद के जमा लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनमें से कुछ वाहिद अल्फाज हैं और कुछ जमा अल्फाज हैं। हमने जमा अल्फाज के वाहिद और वाहिद अल्फाज के जमा लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, खेतियां। खेतियां एक जमा लफ्ज है जिसका हमने वाहिद क्या तहरीर किया है? खेती। एक होगी तो खेती, ज्यादा होंगी तो खेतियां। अगला लफ्ज है बच्चों, नदियां। नदियां एक जमा लफ्ज है, ज्यादा होंगी तो नदियां और एक होगी तो नदी। अगला लफ्ज है बच्चों, वादियां। ज्यादा होंगी तो वादियां और अगर एक होगी तो वादी। तो वादियां जमा लफ्ज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज है तारा। एक होगा तो तारा, ज्यादा होंगे तो तारे। तो तारा वाहिद लफ्ज है। अगला लफ्ज है बच्चों, इशारा। इशारा एक वाहिद लफ्ज है और इसका जमा क्या होगा? इशारे। आखिरी लफ्ज है बच्चों, मिल्लत। मिल्लत कहते हैं कौम को। एक होगी तो मिल्लत, ज्यादा होंगी तो मिल्लतें। तो बच्चों, ये खत्म होती है हमारी नज़म हमारा वतन के तमाम तर मश्की सवालात। अब बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ जिसका उन्वान है खराब है। ये भी एक नज़म है बच्चों जिसमें शायर पूरे माशरे की खराबी का जिक्र करता है। तो बच्चों, बढ़ते हैं मश्की सवालात की तरफ और पढ़ते हैं अपने पहले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनसे बनाने हैं हमने जुमले। हमारा पहला लफ्ज है हाल। हम किसी का हाल पूछते हैं ना कि तुम कैसे हो, तो हमने जुमला क्या बनाया है? तुम्हारा हाल कैसा है। ठीक हो गया। पढ़ते हैं अगले लफ्ज को, गज़ा। बच्चों, गज़ा वो होती है जो हम खाते हैं। हम अपनी सेहत के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो चीजें खाते हैं उनको गज़ा कहते हैं। अब जुमला पढ़ते हैं, अच्छी गज़ा अच्छी सेहत की जामिन होती है, यानी अगर आप अच्छी गज़ा खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। आगे पढ़ते हैं अगले लफ्ज को, सौदा। बाजार से हम जो चीजें लेके आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सौदा ही कहते हैं ना। तो अब हम देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है, अली बाजार से सौदा लेने गया, यानी अली को उसकी अम्मी ने बाजार से सौदा लेने भेजा था। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, अहलिया। बच्चों, अहलिया कहते हैं बीवी को। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है, मीर साहब की अहलिया बीमार है, यानी उनकी बेगम, उनकी बीवी बीमार है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मैदा। बच्चों, मैदा हमारी ग़िज़ा को हजम करने में हमारी मदद करता है, हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। अब हमने जुमला क्या बनाया है, मेरा मैदा खराब है। बच्चों, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो आपका मैदा ठीक रहेगा, गलत ग़िज़ा और ख़राब खाना खाएंगे तो आपका मैदा खराब हो जाएगा। तो ये थे कुछ अल्फाज जिनसे बनाए हमने जुमले। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को, कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे से मिलाएं।
यानी हमने वही काम करना है कि हमें कॉलम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से हमने उनको मिलाना है। पहले लफ्ज को पढ़ते हैं अहलिया। अब अहलिया का मुतरादिफ बीवी होता है, लेकिन अहलिया का मुतजाद क्या होता है? शौहर। तो हम अहलिया को शौहर से मिला देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज क्या है? ग़िज़ा। अब ग़िज़ा की मुनासबत से यहाँ कौन सा लफ्ज है? मैदा। हमारा मैदा हमारी ग़िज़ा को हजम करने में मदद करता है। अगला लफ्ज है गवाला। गवाला कौन होता है बच्चों? जो दूध बेचता है। तो हम गवाला को दूध से मिला देंगे। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है इलाज। इलाज कौन करता है? बिल्कुल ठीक, हकीम, मौलज या डॉक्टर। तो हम इलाज को डॉक्टर से मिला देंगे। हमारा आखिरी लफ्ज है बच्चों गांव। और गांव की मुनासबत से कौन सा दूसरा लफ्ज आपको कॉलम बे में नजर आता है? शहर। हम गांव को शहर से मिला देंगे। ठीक हो गया बच्चों। चले पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ तहरीर करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुतरादिफ अल्फाज तहरीर करने, यानी लफ्ज मुख्तलिफ होंगे लेकिन मायनी एक होगा। हमारा पहला लफ्ज है अहलिया और अहलिया का मुतरादिफ लफ्ज है बीवी। अगला लफ्ज है बच्चों हू का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? आदत, किसी चीज की आदत होना। अगला लफ्ज है जमाना और जमाने की मुनासबत से मुतरादिफ लफ्ज क्या है? लोग। जमाना लोगों से बनता है, तो जमाने की मुतरादिफ लफ्ज क्या है? लोग। अगला लफ्ज है सौदा, जिसका मुतरादिफ लफ्ज है सामान। आखिरी लफ्ज है बच्चों खराब, जिसका मुतरादिफ लफ्ज है बिगड़ा हुआ। तो बच्चों आप पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुतजाद लिखें। बच्चों मुतरादिफ का मतलब होता है दो अलग अल्फाज लेकिन मायनी एक जैसा। लेकिन मुतजाद क्या होते हैं? किसी लफ्ज का उलट, यानी उसका मुतजाद लफ्ज। अब हमारा पहला लफ्ज है पतला और पतले का मुतजाद क्या होगा? गाढ़ा। अगला लफ्ज है गांव और गांव का मुतजाद क्या होगा? शहर। अगला लफ्ज है बच्चों शौहर और शौहर का मुतजाद बीवी, यानी हमने उलट अल्फाज लिखने हैं। आखिरी लफ्ज है बच्चों खराब और खराब का मुतजाद लफ्ज क्या है? दुरुस्त। तो बच्चों यहाँ खत्म होती है आपकी नज़ब खराब है। अब आगाज करते हैं अगले सबक का। तो चलें बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ। बच्चों हमारे अगले सबक का उन्वान क्या है? खेल। बच्चों खेल खेलना बहुत जरूरी है और आपके इस तमाम तर सबक में आपको वो खेल बताए गए जो आप घर बैठे भी खेल सकते हैं और अपने वक्त को जाया होने से बचा सकते हैं। आगाज करते हैं मशकी सवालात का और पढ़ते हैं पहले सवाल को। दर्ज अल्फाज से जुमले बनाएं। हमें कुछ लफ्ज दिए गए हैं, हमने बनाने हैं इनसे जुमले। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। रसीले। बच्चों रसीले कहते हैं जिसके अंदर रस हो। बहुत सारे फल होते हैं ना जो रसीले होते हैं। अब देखते हैं हमने जुमला क्या लिखा है? आम बहुत रसीले हैं, यानी आम में बहुत रस है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं लाजवाल। लाजवाल का मतलब होता है जिसको कभी जवाल ना आए। तो अब हमने जुमला क्या बनाया है? दोस्ती एक लाजवाल रिश्ता है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों मकबूल। बच्चों मकबूल का मतलब होता है मशहूर होना, मारूफ होना, यानी आप लोगों में किस चीज की वजह से, किस अच्छी बात की वजह से जाने जाते हैं। अब जुमला पढ़ते हैं अली अपनी सच्चाई की वजह से लोगों में मकबूल है, यानी वो सच बोलता है इसी वजह से वो लोगों में मकबूल है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों मुज़य्यन। बच्चों मुज़य्यन का मतलब होता है रास्ता करना, सजाना। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। लाहौर शहर की सड़कें जश्न आज़ादी की खुशी में झंडे और झंडियों से मुज़य्यन की गई हैं, यानी उन्हें झंडे और झंडियों से आरास्ता किया गया, सजाया गया है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं मुकद्दस। बच्चों मुकद्दस कहते हैं पाक को। अब हमारा जुमला क्या है? कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है, यानी हमारे लिए बहुत बाइसे इज्जत है, बहुत पाक किताब है हमारी। आगे पढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल को। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ वाहिद हैं और कुछ जमा हैं। हमने वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल्फाज के वाहिद लिखने हैं। हमारा पहला लफ्ज है जज्बा। जज्बा एक वाहिद लफ्ज है और इसका जमा क्या होगा? जज्बात, यानी बहुत सारे जज्बे। अगला लफ्ज देखते हैं खित्ते। बच्चों खित्ते एक जमा लफ्ज है और इसका वाहिद क्या होगा? खित्ता। अगला लफ्ज है सलाहियत। सलाहियत यानी कोई हुनर, कोई महारत। तो अब इसकी जमा क्या होगी? सलाहियतें। सलाहियत एक वाहिद लफ्ज है। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों अमल। एक होगा तो अमल, ज्यादा होंगे तो अमाल। तो अमल वाहिद है और अमाल जमा है। अगला लफ्ज है बच्चों मामूल। अब मामूल वाहिद लफ्ज है और इसका जमा क्या होगा? मामूलात। अगला लफ्ज है बच्चों बच्चे। बच्चे ज्यादा हो तो बच्चे, एक हो तो बच्चा। तो बच्चे जमा लफ्ज है और बच्चा वाहिद लफ्ज है। तो चलें बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को।
درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں. یعنی ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ یہاں درج ذیل ہیں, ہم نے ان میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. کھیل. کھیل کھیلا جاتا ہے نا, تو کھیلا جاتا یعنی جہاں پہ جاتا کا لفظ آ جائے گا مطلب وہ مذکر ہے. ہم نے کھیل کو مذکر کے خانے میں لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے صحت. صحت ہوتی ہے, اچھی صحت ہوتی ہے, بری صحت ہوتی ہے, تو مؤنث لفظ ہے صحت, اور ہم نے صحت کو مؤنث کے خانے میں لکھ دیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں حوصلہ. بچوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے, حوصلہ دیا جاتا ہے. حوصلہ ایک مذکر لفظ ہے, تو ہم نے اس کو مذکر کے خانے میں لکھ دیا. اگلا لفظ ہے بچوں طبیعت. طبیعت اچھی ہوتی ہے, بری ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, تو طبیعت بھی ایک مؤنث لفظ ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں وقت. بچوں وقت ہوتا ہے, اچھا وقت, برا وقت, رات کا وقت, دن کا وقت, تو وقت ایک مذکر لفظ ہے. اور ہمارا آخری لفظ ہے رات. رات آتی ہے, رات جاتی ہے, رات ہوتی ہے, یعنی رات ایک مؤنث لفظ ہے, تو ہم نے رات کو مؤنث کے خانے میں لکھ دیا. تو اس طرح ہم نے دیے گئے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر دیے. پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. درج الفاظ کے مجزات لکھیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے مجزات یعنی الٹ الفاظ لکھنے ہیں. تو پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو شیریں. شیریں کہتے ہیں میٹھے کو, تو اس کا مجزات کیا ہوگا؟ کڑوا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں معروف. معروف کہتے ہیں مشہور کو, جس کو سب لوگ جانتے ہوں, اس کا مجزات ہوگا گمنام, جس کو کوئی بھی نہ جانتا ہو. اگلا لفظ ہے بچوں شہر. شہر کا مجزات ہوگا گاؤں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں, اگلا لفظ ہے قومی, یعنی آپ کے قوم کی چیزیں, آپ کی کیا چیزیں ہیں. ہماری قومی زبان, ہمارا قومی کھیل, ہمارا قومی پرچم, ہمارا قومی جانور, یہ تمام چیزیں قومی یعنی آپ کی قوم سے کیا تعلق رکھتا ہے. اس کا مجزات ہوگا بین الاقوامی, یعنی باقی اقوام سے کیا تعلق رکھتا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں محبت. بچوں محبت کا الٹ یعنی مجزات لفظ کیا ہوگا؟ نفرت. تو یہاں تو ختم ہوئے ہمارے الفاظ مجزات. تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. کالم الف کے الفاظ کو کالم بیس سے ملائیں. ہمیں کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ہم نے ان کو کالم بیس کے الفاظ سے ملانا ہے. تو پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو چاق و چوبند. چاق و چوبند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چست, جو بہت پھرتیلا ہو. تو ہم چاق و چوبند کو چست سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے قومی کھیل. یہاں پہ قومی کھیل کی مناسبت سے کون سا لفظ ہے کالم بے میں؟ بالکل ٹھیک, ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, تو ہم اس کو ہاکی سے ملا دیں گے. اب شہری کھیل کون سے ہیں؟ بچوں آپ کے اس سبق میں شہری اور دیہاتی کھیلوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. شہری کھیل کون سا ہے؟ بالکل ٹھیک, ٹینس ہمارا شہری کھیل ہے جو شہروں میں کھیلا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے بچوں کا کھیل. اب بچے کون سا کھیل دیہاتوں میں بہت شوق سے کھیلتے ہیں؟ گلی ڈنڈا. تو ہم بچوں کے کھیل سے گلی ڈنڈا کو ملا دیں گے. اب بچیوں کا کون سا کھیل ہوتا ہے جو وہ دیہاتوں میں کھیلتی ہیں؟ کیکلی. تو ہم بچیوں کے کھیل سے کیکلی کو ملا دیں گے. ہمارا آخری لفظ ہے بچوں صبر و تحمل. اور صبر و تحمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برداشت کرنا. تو ہم صبر و تحمل کو برداشت سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں, یہاں ختم ہوتا ہے آپ کا سبق کھیل. اب پڑھتے ہیں اگلے سبق کے بارے میں. سبق کا عنوان پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اسلامی ممالک کی تنظیم OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے تمام تر مشقی سوالات کا. ہمارا پہلا سوال ہے بچوں درج ذیل الفاظ کے جمع لکھیں. کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جمع الفاظ لکھنے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے تنازع. بچوں تنازع کہتے ہیں لڑائی کو. اب تنازع اگر ایک ہوگا تو تنازع زیادہ ہوں گے تو تنازعات. اگلا لفظ پڑھتے ہیں سانحہ. سانحہ کہتے ہیں کسی حادثے کو. ایک ہوگا تو سانحہ اور زیادہ ہوں گے تو سانحات. اگلا لفظ ہے تجویز, یعنی کسی کو کوئی بات بتانا کہ اگر ایسے کر کے دیکھ لو تو ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. کسی کو کوئی مشورہ دینا, تجویز دینا. تو اب ایک ہوگی تو تجویز, زیادہ ہوں گی تو تجاویز. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں وجہ. وجہ اگر ایک ہوگی تو وجہ اور زیادہ ہوں گی تو وجوہات. اگلا لفظ ہے بچوں ذخیرہ. ذخیرہ کہتے ہیں جمع کرنے کو. ایک ہوگا تو ذخیرہ, زیادہ چیزوں کے ذخیرے ہوں گے تو ذخائر. تو بچوں یہ تو تھے الفاظ اور ان کے جمع. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. کالم الف کے الفاظ کو کالم بے سے ملائیں. یعنی کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو کالم بے کے الفاظ سے ملانا ہے. ہمارا پہلا لفظ ہے بچوں ایک خدا. اب ایک خدا کی مناسبت سے کون سا لفظ آپ کو کالم بے میں درست لگتا ہے؟ ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو ہم ان کو ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے حرم. حرم کی مناسبت سے کون سا لفظ آپ کو کالم بے میں درست لگتا ہے؟ کعبہ. حرم کعبہ کو بولتے ہیں نا بچوں. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے نیل. اب نیل کی مناسبت سے کون سا آپ کو لفظ درست لگتا ہے؟ ساحل. نیل ایک دریا ہے نا, تو نیل کی مناسبت سے ساحل درست لفظ ہے. تو ہم نیل کو ساحل سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں, متحرک. متحرک کا مطلب ہوتا ہے جو حرکت کر رہا ہو, اور متحرک کی مناسبت سے کون سا لفظ ہوگا؟ فعال یعنی مؤثر. اگلا لفظ ہے بچوں اختلافات, یعنی آپس کے لڑائی جھگڑے. اب اختلافات کی مناسبت سے کون سا لفظ ہے یہاں پہ؟ تنازعات. میں نے آپ کو کہا نا تنازع یا اختلاف دونوں لڑائی جھگڑے کے زمرے میں آتا ہے. ہم اختلافات کو تنازعات سے ملا دیں گے. بچوں ہمارا آخری لفظ ہے ذخائر. اب ذخائر کی مناسبت سے ہمارے پاس کالم بے میں جو لفظ بچا ہے وہ ہے معدنیات. معدنیات ذخائر ہی ہوتے ہیں جو زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو بچوں ہم ذخائر کے لفظ کو معدنیات سے ملا دیں گے. تو بچوں یہاں پہ آپ کے سبق نمبر 11, 14, 17, 18 اور 19 کے تمام تر مشقی سوالات ختم ہوتے ہیں. میں نے آپ کو تمام تر مشقی سوالات کروائے, مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اور جن سوالات کو ہم نے چھوڑا ہے وہ صرف اس لیے چھوڑا کہ آپ انہیں اگر سبق اچھے سے پڑھیں گے تو آپ وہ سوالات خود سے بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں. مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.